वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए एलपी एंड टेक्नीशियन की आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है और सबसे पहले आपका एलपी के एग्जाम स्टार्ट होगा। एलपी के एग्जाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं 25 नवंबर से। और उसके बाद बात करें टेक्नीशियन के एग्जाम की, तो टेक्नीशियन के आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे 16 दिसंबर से। तो अभी आपके पास देखिए 1 से 1.5 महीने का समय बचा है, तो इस समय को आपको अच्छे से प्रयोग करना है और लगातार पिछले साल के पेपरों को लगाते रहना है, क्योंकि पिछले साल के पेपर लगाने से आपको लेवल और पैटर्न मालूम चलेगा। और साथ ही साथ में रेलवे के 50 से 60% क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पिछले साल के पेपरों को तैयार कर लीजिए। इसके पहले देखिए आपकी एलपी एंड टेक्नीशियन की जो भर्ती आई थी वो एक साथ वैकेंसी निकली थी और 2018 में वैकेंसी आई थी, तो उसी का हम आपको पेपर कराने जा रहे हैं, जिससे आपको मालूम चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एलपी एंड टेक्नीशियन सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 2 वीडियोज कराए हैं, उन्हें आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। तो आप लोग प्रयास करिए इन सभी क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन को इस समय आप लोग सही कर पा रहे हैं। आज का देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, गति का पहला समीकरण जो है वो किसके किसके बीच में संबंध को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए लगाने का। देखिए गति के 3 समीकरण होते हैं। अभी आपके एग्जाम में पहला पूछा गया है, नेक्स्ट एग्जाम में आपसे दूसरा या तीसरा पूछ सकता है। तो तीनों को समझ लेते हैं ताकि आने वाले एग्जाम की आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो गति का पहला नियम क्या कहता है, v बराबर u प्लस ए टी, ये हमारा गति का पहला समीकरण हो गया। और गति का दूसरा समीकरण क्या कहता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा गति का दूसरा समीकरण हो गया। गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, v स्क्वायर बराबर यू वी स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा गति का तीसरा समीकरण हो गया। तो अभी समझते हैं कि पहले समीकरण में किनके बीच में संबंध है। अगर हम लोग वेरिएबल्स की बात करेंगे जो चेंज हो सकते हैं, v से हमारा वेग हो गया और t से हमारा समय हो गया, तो वेग और समय के बीच में रिलेशन होगा वो पहले वाले समीकरण को दर्शाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, तीसरा वाला, वेग और समय, ये पहले समीकरण के बीच में संबंध होगा। अगर आपके एग्जाम में दूसरा पूछता है कि दूसरे समीकरण में किसके किसके बीच में संबंध है, तो एस से हमारा होता है स्थिति या फिर विस्थापन या फिर पोजीशन। तो स्थिति और समय के बीच में जो रिलेशन होगा वो दूसरे वाले आपके समीकरण में होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में रखा गया है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण पूछा गया था पहले वाले ऑप्शन में। और तीसरे वाले में लिखा गया है वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी से हमारा वेग हो गया, एस से हमारा स्थिति या पोजीशन हो गई। तो वेग और स्थिति के बीच में संबंध जो होगा वो तीसरे वाले समीकरण में होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर दूसरे में रखा गया है। तो ये हमारा पहले वाला का हो गया, ये दूसरे वाले का, ये तीसरे वाले को, तीनों आपके ऑप्शन में रखे गए हैं, लेकिन पूछा गया है आपसे पहले वाला। तो इस प्रकार से आपको समझ करके एग्जाम में सही करने होंगे क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो निर्वात मतलब होता है जहां पर हवा भी ना हो, मतलब कि वैक्यूम में प्रकाश का वेग आपको बताना है। और सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग निर्वात में ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये सही ऑप्शन होगा। आपके एग्जाम में देखिए प्रकाश का वेग जो है पानी पूछा जाता है और कांच ही पूछा जाता है, इनको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा देखिए निर्वात में ही होता है, उसके बाद जो है पानी और कांच में कम हो जाएगा। पानी में प्रकाश का वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में जो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 3 से कम ही हो गया। ये दोनों को आपको याद करना है, दोनों आपके एग्जाम में पूछे गए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और बनता है कि ध्वनि जो है, ध्वनि का वेग निर्वात में कितना होता है। निर्वात में अगर हम ध्वनि के वेग की बात करेंगे तो 0 होता है, क्योंकि ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चाहे ठोस मिल जाए, द्रव मिल जाए, गैस मिल जाए, तभी ध्वनि ट्रेवल करेगी। ध्वनि जो है निर्वात में ट्रेवल नहीं करती है, याद रखिएगा। तो ध्वनि का वेग अगर निर्वात में पूछेगा तो 0 होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और जब आपसे पूछेगा ना तो ये ऑप्शन भी रखेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि प्रकाश का वेग आपको सही करना है कि ध्वनि का सही करना है। तो ध्वनि का वेग निर्वात में 0 होता है और प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ होता है, सही ऑप्शन होगा पहला वाला। अब देखिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनाव करना है। ध्वनि की पिच इसमें से किस पर निर्भर करती है, आपको बताना है। तो देखिए ध्वनि के 3 आपके लक्षण होते हैं और तीनों आपके एग्जाम में पूछे गए कई बार। तो ध्वनि का पहला लक्षण होता है ध्वनि की तीव्रता, जिसे हम लोग इंग्लिश में इंटेंसिटी कहते हैं। और दूसरा लक्षण होता है ध्वनि का तारत्व, जिसे इंग्लिश में पिच कहते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। और ध्वनि का तीसरा लक्षण होता है उसकी गुणता, इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटी।
तो सबसे पहले तीव्रता को समझ लेते हैं। तीव्रता जो है ये आयाम पर डिपेंड करती है और इसे नापा जाता है डेसिबल में। तो जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतनी ज़्यादा आयाम बढ़ेगा और ध्वनि की तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होगी। तारा तो आपसे पूछा गया, पिच आपसे पूछा गया है। पिच डिपेंड करती है आवृत्ति पर। जैसे स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है, पुरुषों की मोटी होती है, तो पतला या मोटा या भिनभिनाहट की आवाज़ आपने देखा हो, मच्छर की, शेर की दहाड़ देखी होगी। तो मच्छर की जो भिनभिनाहट होती है उसका तारत तो ज़्यादा होता है क्योंकि वो आवृत्ति पर डिपेंड करती है। और आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या जो होती है वो आवृत्ति होती है। तो जितना ज़्यादा कंपन होगा उतना ज़्यादा तारत्व होगा। तो अगर हम बात करेंगे महिलाओं की, तो महिलाओं की तारत्व ज़्यादा होता है आवाज़ का और पुरुषों का कम होता है। गुणता क्या होती है? गुणता डिपेंड करती है टोन पर, क्वालिटी। मतलब कि जैसे आप वाद्य यंत्र कोई बजा रहे हैं, तबला या हारमोनियम, तो कैसे पहचानेंगे कि हारमोनियम की आवाज़ है, तबला की आवाज़ है? तो उसकी गुणता के कारण हम लोग पहचानते हैं। तो यदि आपसे पूछता है पिच किस पर डिपेंड करती है, तो आवृत्ति पर। यदि आपसे पूछता है तीव्रता या फिर इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, तो आयाम पर। ये दोनों क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सही ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन है, महासागरों में मौजूद जो शैवालें हैं वो विशालकाय मात्रा में किसका अंतरहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो महासागरों में जो शैवालें होती हैं, जैसे हम लोग काई भी कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, और कुछ शैवालें खाने योग्य भी होती हैं। तो अगर उनका अपघटन होता है, वो सड़ जाती हैं, तो उनसे मीथेन गैस उत्पन्न होती है। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। और मीथेन गैस कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे जो पशु जुगाली करते हैं, मुंह चलाते हैं ना, दिन भर मुंह चलाते रहते हैं, तो उनके मुंह से जो है वो मीथेन गैस निकलती है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और धान के जो खेत होते हैं उनमें भी पानी कई दिन तक जमा होता है, तो वहाँ पर से मीथेन गैस निकलती है। और दलदली स्थानों से, जहाँ पर दलदल है, कई दिनों तक पानी जमा हुआ है, वहाँ पर से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और मीथेन जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक गैस है क्योंकि ये ओजोन परत को क्षरण करती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके चलने हैं कि मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक अपक्रिया दी गई है, इसमें लिखा गया कि H2O2 क्रिया कराई जा रही Cl2 के साथ में, तो HCl और O2 बन रहा है। तो H2O2 किस रूप में कार्य करता है ये आपको बताना है। तो H2O2 का नाम आपको मालूम है, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। और किस रूप में कार्य करता है इसके जानने के लिए आपको इसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 होता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड में O की जो अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो -1 होती है। Cl2 यहाँ पर अकेला है तो 0 हो जाएगी, H की +1 होगी, Cl की -1 होगी, और ऑक्सीजन यहाँ पर अकेला तो 0 हो जाएगी। तो अभी चेक कर लेते हैं क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तो ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, मतलब कि बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब कि जब इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यदि ऑक्सीडेशन होगा तो H2O2 जो होगा एक रिड्यूसिंग एजेंट की भांति काम करेगा। सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। उल्टा होता है हमेशा, अगर ऑक्सीडाइज होगी कोई चीज़ तो वो जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। वहीं पर अगर Cl2 को देखिए, Cl2 पहले 0 था और अब देखिए -1 हो गया। 0 से -1 हुआ मतलब कि घट गया है, घट गया मतलब कि रिड्यूज हो रहा है। अगर रिड्यूज होगा तो Cl2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। अगर Cl2 पूछे था आपसे तो सही ऑप्शन होता दूसरा, यदि आपसे H2O2 पूछा है तो सही ऑप्शन होगा तीसरा। तो इस प्रकार से उल्टा हमेशा एजेंट वाले होते हैं। सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। तो ये एक प्रकार की कैसी रिएक्शन आपकी हो गई, ये रिडॉक्स अपक्रिया हो गई, क्योंकि इसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसमें आपका रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये रिएक्शन आपकी रिडॉक्स अपक्रिया के अंतर्गत आएगी। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा तो और अच्छे से आपको समझाएंगे। नेक्स्ट देखिए छठवां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है किस खिलाड़ी ने हाल ही में अपनी आत्मकथा पुस्तक जो है एस अग्नेस आर्ट्स लिखी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगी सानिया मिर्जा की पुस्तक है। ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए करा रहे हैं ताकि आप साइना नेहवाल की, अनिल कुंबले की, युवराज सिंह की पुस्तकों को याद कर सकें, क्योंकि ये भी पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी गई। तो साइना नेहवाल की पुस्तक का नाम है प्लेइंग टू विन। कहीं पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। खिलाड़ी की पुस्तकें जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्लेइंग टू विन है साइना नेहवाल की, अनिल कुंबले की है वाइड एंगल, ठीक है। और युवराज सिंह की तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी गई थी, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये पुस्तक आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। और भी देखिए खिलाड़ियों में सचिन तेंदुलकर की पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लेइंग इट माई वे।
प्लेइंग इट माई वे। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है। और कपिल देव की पुस्तक का भी नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर आपने अली कुंबले का याद कर लिया सचिन की, तो कपिल देव की पुस्तक का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। तो यहाँ पर से आपको कई पुस्तकें याद हो गई और आपके एग्जाम में एक ना एक पुस्तक आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बॉर्डर लाइन एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पर। तो यहाँ पर देखिए पीरियोडिक टेबल है और बॉर्डर लाइन एलिमेंट मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है ये एलिमेंट, समझ रहे हैं, जो आपके हरे से लिखे गए हैं, इनको आप लोग देखिए गौर से, क्योंकि इधर जो एलिमेंट हैं वे सारे आपके धातु हैं। और इस बॉर्डर लाइन एलिमेंट के जिग जैग रेखा आपकी गई है ना इस प्रकार से, तो ये जिग जैग रेखा के इस तरफ वाले जो हैं वे आपके अधातु हैं। तो धातु और अधातु के बीच में ये उपधातु की रेखा जो है, उपधातु वाले जो तत्व हैं इन्हें हम लोग बॉर्डर लाइन एलिमेंट कहते हैं। तो अभी अब आप लोग जान लीजिए, यहाँ पर बोरान आया है, फिर आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेनियम है और पोलोनियम है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 7 जो आपके तत्व हैं ये आपके उपधातुओं में आते हैं या फिर बॉर्डर लाइन एलिमेंट में आते हैं, या इंग्लिश में इन्हें हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। समझ गए आप लोग। तो आपके ऑप्शन में क्या रखा गया है जिसमें से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा तत्व नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा बिस्मथ। देख लीजिए, बोरान दिया है, सिलिकॉन दिया है, पोलोनियम, बिस्मथ को देख लेते हैं। बिस्मथ कहाँ पर है, तो बिस्मथ आपका यहाँ पर पड़ता है, तो ये आपका बॉर्डर लाइन एलिमेंट में नहीं आता। इनके याद करने की ट्रिक है, याद अगर आपको नहीं होता है तो ट्रिक से याद कर लेंगे तो आपको उपधातुओं के नाम मालूम चल जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया है तो एक बार हम फिर से लिख देते हैं ताकि उनके नीचे आप जान सकेंगे। बी हो गया बोरान, फिर आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेलेनियम हो गया और पोलोनियम हो गया। तो इनकी ट्रिक है, एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको याद हो जाए तो इन सभी तत्वों को याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बी लिखा गया, एस लिखा गया, तो ये आपका बॉस हो जाएगा। ठीक है, बॉस गए अब सब टीपो, एक सिंपल सी ट्रिक है, बॉस गए अब सब टीपो। इस प्रकार से जो ये एलिमेंट है आपको हल्के से आपको याद हो जाएंगे और ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए, तो आपको ये तत्वों के नाम इस प्रकार से याद करके चलने हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक मिश्र धातु किसका उदाहरण है। तो मिश्र धातु आप जानते हैं, जैसे आपका पीतल हो गया, तो ये भी आपका एक प्रकार की मिश्र धातु है। तो पीतल किससे बनता है, तांबा और जिंक से मिलकर के बनता है। तो मिश्र धातु किसका उदाहरण है, एक ठोस विलयन का उदाहरण है। सही ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ठोस ठोस है ना, कापर भी ठोस है, जिंक भी ठोस है। उसी प्रकार से कांसा आपका हो गया, कांसा किसकी किसकी मिलकर के बना है, कापर और टिन से मिलकर के कांसा बनता है। तो ये भी आपका एक ठोस विलयन है दोनों। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला। देखिए नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए कैसी होगी, आपको बताना है। तो देखिए आपको धातुओं की सक्रियता श्रेणी अगर याद होगी तो आपको हमने बताया था कि जो ऊपर की धातुएं होती हैं, जैसे आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हो गई, ये सभी सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील धातुएं आपकी होती हैं। तो नीचे वाली अगर धातुएं कहीं पर लगी हैं और ये बगल में आ गई उसकी, तो ऊपर वाली धातुएं नीचे वाले धातुओं को विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि नीचे वाले की अपक्रियाशीलता जो होती है वो घटती जाती है, जल्दी वे क्रिया नहीं करती हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, गोल्ड हो गया, सिल्वर, मरकरी, कापर, ये क्रियाएं नहीं करती हैं, सबसे कम अपक्रियाशील धातुएं होती हैं, क्योंकि ये उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, इन्हें किसी से क्रिया करना पसंद नहीं होता है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सही ऑप्शन होगा, यदि पूछा जा रहा है घोल से धातु ए जो है धातु बी को प्रतिस्थापित कर देती है, तो धातु ए जो होगी बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। एक रिएक्शन भी आप लोग देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा जाए Zn प्लस CuSO4, तो आप यहाँ पर देखिए Zn अपक्रियाशीलता में श्रेणी में अगर देखेंगे तो ऊपर रहता है और आपका कापर जो है नीचे रहता है। तो अगर इन दोनों क्रिया होगी तो जिंक कहेगा मैं ज़्यादा अपक्रियाशील हूँ, इसलिए आप इस स्थान से हटिए और हम क्रिया करेंगे। तो जिंक अपना क्रिया करके ZnSO4 बना लेगा और कहेगा आप तो अपक्रियाशील कम ही है, तो अलग हो जाइए। तो इस प्रकार से इसे विस्थापित कर देगा। एक रिएक्शन और देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर Mg
Mg क्रिया होगी COSO4 से, तो Mg जो है सक्रियता श्रेणी में ऊपर है और ज़्यादा आप क्रियाशील है, तो कॉपर को कहेगा कि आप क्रिया क्यों किए बैठे हैं, हमको करने दीजिए। MgSO4 क्रिया कर लेगा और कॉपर को अलग कर देगा, क्योंकि कॉपर जो है सक्रियता श्रेणी में नीचे है। तो समझ गए आप लोग। तो इस प्रकार से विस्थापन की क्रिया चलती है। आगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको इसको याद करना ही बता देंगे कैसे आपको इसको याद करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 10वां क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। तो अभी इसके पहले पेपर आपका 2018 में हुआ था, 2017 का पूछा है। लेटेस्ट आप अपडेट कर लीजिए, 2024 का आपको बताना है कि दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव कौन है इस समय। तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इस समय धर्मेंद्र कुमार हैं, याद कर लीजिएगा। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्त करेगा उपराज्यपाल। तो जिस भी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, जैसे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पुडुचेरी आपका हो गया, तो वहाँ पर आपके, और दिल्ली आपका हो गया, तो वहाँ पर मुख्य सचिव होते हैं और उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल भी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार। और आपको मुख्यमंत्री तो याद ही है, अरविंद केजरीवाल हैं, तो बताने को सकता ही नहीं है। पुराने डाटा के अनुसार इसमें अंशु प्रकाश था, नए वाले के अनुसार आपको धर्मेंद्र कुमार याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें 2017 का पूछा गया था, तो अपडेट कर लीजिए, 2024 का यहाँ पर कर लीजिए। अब बताइए कि चुनावों के बाद जो है गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो 2024 की बात करेंगे तो अभी आपके प्रमोद सावंत बन गए हैं। ठीक है, प्रमोद सावंत याद रहेगा आपको। 2017 का आपको नहीं याद रखना, क्योंकि उस समय मनोहर पारीकर थे और इस समय आपके प्रमोद सावंत हैं। लगातार 2019 से ये चल रहे हैं, क्योंकि मनोहर पारीकर की मृत्यु हो गई थी, फिर ये बने, फिर चुनाव हुआ और बीजेपी की सरकार है गोवा में, तो प्रमोद सावंत उसी के मुख्यमंत्री हैं आपके। यदि आपसे गोवा संबंधित और भी क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी है पणजी, और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2 लोकसभा की सीटें हैं और 1 आपकी राज्यसभा की सीट है। जिलों की संख्या कितनी, जिलों की संख्या 2 है। विधानसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की सीटों की संख्या 40 है। और राजभाषा क्या है यहाँ पर की, राजभाषा है कोंकणी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कई क्वेश्चन तैयार हो गए। तो पुराने डाटा के अनुसार क्या थे, मनोहर पारीकर, अभी कौन है, प्रमोद सावंत। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, ये आपको बताना है। तो यौन प्रजनन आपको मालूम है मनुष्य के पास जो है वो 46 आपके गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23-23 के जोड़े में होते हैं। और इन 23-23 में अगर पुरुष की बात करेंगे तो 22 + X और 22 + Y ये पुरुष के पास होता है। और महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं के पास 22 + X और 22 + X, ये दोनों XX होते हैं महिलाओं के पास, और पुरुष के पास जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY होता है। और जब भी इन दोनों में क्रिया होती है, यौन प्रजनन होता है, यदि यहाँ पर Y और X ने क्रिया कर ली, मतलब कि X और Y आपस में मिल गए सेक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पर मेल उत्पन्न होता है। और यहाँ पर X और X अगर क्रिया करते हैं XX में, तो फीमेल उत्पन्न होती है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी आपको याद करके चलना है। तो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान कितना होता है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा मेल का जाता है, आधा हिस्सा फीमेल का जाता है। तो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही जीन्स होते हैं। सही ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा कथन जो है प्रयोग करने के लिए गलत होगा। तो एक यौगिक का एक परमाणु, एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक मोल और एक तत्व का एक परमाणु। तो जो प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं वो प्रयोग नहीं करते हैं एन एटम ऑफ ए कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड का एक एटम नहीं होता है। और बाकी सभी का हम लोग इनको प्रयोग करते हैं। एक तत्व का एक मोल भी प्रयोग करते हैं, एक यौगिक का एक मोल प्रयोग करते हैं, एक तत्व का एक परमाणु, लेकिन ये शब्द का इस्तेमाल हम लोग कहीं पर नहीं करते हैं। सही ऑप्शन हमारा पहला वाला होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आया है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा जीव जो है वो पुनर्जनन और मुकुलन दोनों के द्वारा प्रजनन करता है। तो दोनों के द्वारा अगर कोई करेगा तो वही आपको सही करना है। और सही ऑप्शन हो गया हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो मुकुलन के द्वारा भी करता है और आपका पुनर्जनन के द्वारा भी करता है। ये सभी क्रियाएं आपकी कैसी होती हैं, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती हैं। जब भी आपसे खमीर का पूछेगा तो ईस्ट मतलब कि खमीर जो है ये मुकुलन के द्वारा करता है। तो मुकुलन के द्वारा और पुनर्जनन जब पूछेगा तो हाइड्रा भी सही करना है। यदि सिर्फ मुकुलन आएगा तो आपको खमीर सही करना है। प्लाज्मोडियम जो है ये बहुखंडन करता है, बहुखंडन के द्वारा जो है
अलैंगिक जनन करता है। और प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया आपका विखंडन के द्वारा करता है। ठीक है। और यदि आपसे पूछता है कि अमीबा कैसे करता है, तो अमीबा आपका द्विखंडन अपक्रिया करता है, उससे जनन होता है। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो बाइनरी विखंडन या द्विखंडन से अमीबा करेगा। हाइड्रा करता है पुनर्जनन और मुकुलन से। खमीर भी मुकुलन से करता है। प्लाज्मोडियम बहुखंडन। और प्लेनेरिया आपका विखंडन से करता है। तो सही ऑप्शन होगा हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। ट्रांजिशन एलिमेंट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए। यदि आप लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं। समझते हैं आवर्त सारणी से कि संक्रमण तत्वों को रखा कहाँ पर गया है। तो ये हमारी पीरियड टेबल हो गई। तो अगर यहाँ पर दो वर्गों की बात करेंगे तो दो वर्ग आपके ये एस ब्लॉक में आते हैं, ये दोनों। और इधर के जितने वर्ग हैं आपके ये पी ब्लॉक में आते हैं। तो बीच का जो आपका बचा ये सारे एलिमेंट जो हल्के हरे रंग से हैं, ये सभी आपके डी ब्लॉक तत्वों में आते हैं। तो डी ब्लॉक तत्व के जितने आपके तत्व होते हैं ये सभी आपके ट्रांजिशन या फिर संक्रमण धातुएं कहलाती हैं। तो स्कैंडियम से इसकी शुरुआत होती है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। और इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8, तीसरे कोष में 9 और दूसरे कोष में 2। तो लास्ट के 2 आप देखेंगे इनके जो कोष हैं अपूर्ण हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि जैसे KLMN जो आपके कोष होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 2n² फार्मूले का यूज करते हैं। तो पहले कक्ष में आपके मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 18, चौथे कक्ष में 32। तो यहाँ पर देखिए 2 कक्ष तो हमारे भरे हैं 2 और 8, लेकिन तीसरा और चौथा जो है अपूर्ण है, क्योंकि उसमें 18 और 32 नहीं भरे हुए हैं। इसलिए आपके संक्रमण धातुओं में आते हैं सभी जितने आपके तत्व हैं। और ये जब यौगिक बनाते हैं तो वो रंगीन यौगिक आपका होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस तत्व के यौगिक जो होते हैं रंगीन होते हैं। तो संक्रमण धातुओं के तत्व जो होते हैं रंगीन होते हैं, ये भी आपको समझ लेना है। तो चलिए अब ऑप्शन को देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला लिखा गया है ना कि वह तत्व जो जिनके 2 सबसे बाहरी सेल जो होते हैं अधूरे होते हैं उन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। आपके ऑप्शन में ये भी रख सकता है कि वह तत्व जिनका डी ब्लॉक अधूरा होता है वे भी आपके संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो 2 प्रकार से क्वेश्चन आपके ऑप्शन में रख सकता है, दोनों का आपको सही करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी 1/2 mv² प्लस mgh, इन दोनों का योग होती है। जहाँ पर mgh क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, और 1/2 mv² क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो सही ऑप्शन होगा काइनेटिक एनर्जी। तो दिया ही हुआ है, तो स्थितिज ऊर्जा इन दोनों का योग जो है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। सही ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जो है विचारों का संग्रह करता है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक आपका अग्र मस्तिष्क, एक आपका मध्य मस्तिष्क और एक आपका पश्च मस्तिष्क। तीनों को समझ लेते हैं। तो अग्र मस्तिष्क में प्रामस्तिष्क भी आता है, कभी कभी आपके ऑप्शन है प्रामस्तिष्क भी रख देगा। तो जितने भी आपके विचारों के संग्रह होते हैं वे सभी आपके अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आते हैं। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। सोचने समझने की शक्ति जो है ये प्रामस्तिष्क में होती है, अग्र मस्तिष्क में होती है। प्रेम, घृणा, भय, कष्ट, इन सब का अनुभव जो है हमारा ये प्रामस्तिष्क या फिर अग्र मस्तिष्क ही करता है। और सबसे बड़ा हिस्सा मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क ही होता है। मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा अग्र मस्तिष्क का होता है, याद रखिएगा। बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी अग्र मस्तिष्क ही है। और मध्य मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम, ये अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का काम करता है। और पश्च मस्तिष्क में होता है मेडुला। मेडुला क्या करता है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है उसको रीढ़ की हड्डी से जोड़ने का काम करता है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी आपको क्या सही करना है, मानव शरीर का वह हिस्सा जो विचारों का संग्रह करे, जो सोचने समझने की शक्ति जिसके पास हो, प्रेम, घृणा, कष्ट का अनुभव करे, वही आपका अग्र मस्तिष्क होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरुषों में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। पुरुषों में प्राथमिक जो यौन अंग है वो उसका
टेस्टिस या फिर वृषण होता है, याद रखिएगा। इसी में स्पर्म का निर्माण होता है और ये शरीर के बाहर होता है। तो शरीर के बाहर इसलिए होता है कि जो स्पर्म उत्पादन के लिए जो है इसका टेम्परेचर इसको कम चाहिए होता है। टेम्परेचर क्योंकि शरीर का 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और शुक्राणु उत्पादन के लिए टेम्परेचर और कम चाहिए होता है, इसलिए वृषण या फिर टेस्टेस हमारे शरीर के बाहर होते हैं। और इनमें एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन आप लोग याद रखिएगा, ये मनुष्यों में पाया जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि एक अंग्रेजी उपन्यास है व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक आपसे पूछे गए। ये 2017 में आया था, लेकिन अभी पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक प्रकार का एक रोमांस उपन्यास था और सबसे ज़्यादा बिकने वाला उपन्यास था। ये बेस्ट सेलर की सूची में गया था, बेस्ट सेलर की सूची में, इसलिए पूछा जा रहा है कि इनके लेखक कौन है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? व्हेन डिम्पल मेट ऋषि, इनके लेखक हैं संध्या मेनन। तो नेटफ्लिक्स में एक आपकी वेब सीरीज भी आई थी मिस मैच। मिस मैच आपने देखी होगी ना, यदि नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मिस मैच में इसी कहानी का वर्णन किया गया है। व्हेन डिम्पल मेट ऋषि, संध्या मेनन की आपकी लेखक है इनकी। तो चेतन भगत की कई पुस्तकें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे आपका 3 मिस्टेक हो गया, हाफ गर्लफ्रेंड हो गया, तो इस प्रकार की पुस्तकें हो गई। राहुल मेहता ने पुस्तक लिखी है नो अदर वर्ड, याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा। नो अदर वर्ड जो है ये राहुल मेहता की पुस्तक है। और निधि चनानी की पुस्तक काफ़ी फेमस है, पसमाइना पुस्तक जो है ये निधि चनानी की है। नहीं याद होता तो यही वाली पुस्तक आप लोग याद कर लीजिएगा। व्हेन डिम्पल मेट ऋषि की संध्या मेनन बेस्ट सेलर की सूची में गई थी ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण मतलब होता है रेगिस्तान। तो ये है आपका गुजरात में, याद रखिएगा। यहाँ पर एक नदी भी जाकर के विलुप्त हो जाती है, जिस नदी का नाम है लूनी नदी। ये आपकी निकलती है राजस्थान से। और कच्छ के रण मतलब कि कच्छ का जो रेगिस्तान है एक प्रकार का दलदल है, नमक का दलदल है। तो वहाँ पर लूनी नदी जो है वो गायब हो जाती है जाकर के। और दुनिया का सबसे बड़ा ये नमक का रेगिस्तान है कच्छ का रण, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा गुजरात में आपका ये पड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो यदि मैग्नीशियम को आप जलाएंगे हवा में, मतलब कि वहाँ पर उसे O2 मिलेगी, तो बन जाता है MgO। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न हो जाता है। और ये एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार का सफ़ेद पाउडर बनाता है, सफ़ेद पाउडर होता है। तो मैग्नीशियम रिबन आप जानते हैं ना, तो उसको जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद प्रकार का एक पाउडर बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? जैसे ही हमारा गोलाकार दर्पण हो गया, कोई भी दर्पण मान लीजिए, तो ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की सतह, यही तो हमारी प्रतिबिंब की सतह है, तो इसके केंद्र में, ये केंद्र हो गया, इसको क्या कहते हैं? इसको पोल कहते हैं, P से डिनोट करते हैं ना। तो यही पूछा गया है, सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। यदि आपसे फोकस कहता तो फोकस यहाँ पर होता है, फोकस का डबल होता है वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या 2f की दूरी पर होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, सही ऑप्शन होगा पोल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित में से शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो न्यूटन ने 1680 में कैलकुलस का आविष्कार किया था। कैलकुलस आप लोग पढ़ते रहे होंगे ना, जिसमें आपका अवकलन और समाकलन होता है। तो कैलकुलस नामक पुस्तक या फिर शाखा का आविष्कार न्यूटन ने किया था 1680 में, ठीक है, याद रहेगा। सही ऑप्शन ए वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? तो दो अगर आवेशित कण हैं और उनके बीच में अगर आकर्षण और प्रतिकर्षण का नियम दिया था चार्ल्स कूलाम ने, सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला। और क्या कहता है? F बराबर K हो गया कांस्टेंट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आवेशित कण हो गए दोनों,
उनके बीच में दूरी जो हो गई r हो गई। तो इस समीकरण को दिया था कूलाम्ब का नियम कहते हैं। तो के बराबर आपका होता है 1/4 एप्सिलॉन 0, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। अगर 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ जब आप कैलकुलेशन में इसका ध्यान देंगे तो इसकी पूरी की वैल्यू होती है। और अगर आपसे विद्युतशीलता के अकेले पूछता है तो 8.85 × 10⁻⁻12 ये वैल्यू एप्सिलॉन 0 की होती है। जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे। तो दो आवेशित कणों के बीच में चार्ल्स कूलाम्ब ने इसका नियम दिया था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एक धन आयन है आपको बताना है। तो देखिए आयन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धन आयन एक ऋण आयन। तो चलिए पहचानते हैं। कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं, CO3- ऊपर एक लगाते हैं, नाइट्रेट को NO3 ऊपर लगाते हैं, अमोनियम लेकिन इस प्रकार से लिखते हैं, आपने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, और हाइड्रोक्साइड माइनस लगाते हैं। तो इसमें से धन आयन कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। इसमें माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज लगाते हैं। तो सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। और भी आपको याद रखना है कि धातुओं के जो आयन होते हैं वे ज़्यादातर आपके धनायन बनाते हैं, और आपके अधातुओं के जितने भी आयन होते हैं वे ज़्यादातर आपके ऋण आयन बनाते हैं। इसमें कुछ आपके अपवाद भी हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन जो है वो भी पॉजिटिव बना लेता है, और नाइट्रोजन का जो आयन है अमोनियम वो भी पॉजिटिव बना लेता है। तो धातुएं नहीं भी होते हुए ये आपके धनायन बना लेते हैं। अधातुओं की बात करेंगे, जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी आपके बना लेते हैं ऋण आयन। और धातुओं में आप जानते हैं कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। इस प्रकार से धातुएं जो होती हैं धनायन बनाती हैं, और अधातुएं ज़्यादातर आपके ऋण आयन बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा ये 26 नंबर क्वेश्चन होगा। इसमें पूछा जा रहा है कि वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो किस में होते हैं, मौर्य में, बौद्ध में, हिंदू में, मुगल में। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। इस सेट में 26 क्वेश्चन जो थे इस समय कराने योग्य थे। 3-4 करंट अफेयर के मैंने आपको छुड़ाए, क्योंकि इस समय पुरानी करंट अफेयर आपके मतलब की नहीं थी। तो इन 26 प्रश्नों में से आप क्या इस समय 20 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे थे। एलपीएन टेक्नीशियन में ढेर सारे आपके साइंस के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो साइंस अगर आपकी बेहतर नहीं है तो आप इसमें स्कोर नहीं कर पाएंगे। अभी भी आपके पास 1 से 2 महीने का समय है, लगातार आप लोग लगे रहिए, हमारे वीडियोज़ देखिए। हम आपको देखिए एलपीएन टेक्नीशियन की सीरीज भी स्टार्ट किए हुए हैं, और 2021 और 22 में जो आपके लेटेस्ट वाले रेलवे के पेपर हुए हैं वे पेपर भी हम आपको करा रहे हैं। तो आप पुराने पेपर भी देखिए, नए पेपर भी देखिए, इसमें से आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए हिंट छोड़े जा रहा हूँ कि इसमें आपसे पूछा गया ना, तो अशोक ने जो धर्म लास्ट में धारण कर लिया था उसी वास्तुकला में ये सभी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपके लिए हिंट दिया है। किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। ये हमारा जीके जीएस सीरीज का तीसरा वीडियो था। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के 2 वीडियोज कराए हैं, रीजनिंग के वीडियोज भी कराएं, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे कर तो आप लोग लाइक किया करिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले आए। और दोस्तों में शेयर करिएगा अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।